नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन 2026 में आने वाले संभावित प्रश्न का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन किए। लगभग 17 लॉन्ग क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। काफी बच्चों सब का मैसेज आ रहा था कि सर जल्द से जल्द जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए ताकि हमें याद भी कर सके। तो चलिए हम लोग जो आज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन करते हैं, जिसे बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन 2026 में आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश क्या है तथा इसके 5 गुणों को लिखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत आवेश है क्या। बचपन में अक्सर एक खेल किया करते थे जिसमें हम लोग कागज का छोटा छोटा टुकड़ा करते थे और कलम को बाल में रगड़ते थे और वो कागज के टुकड़ा के निकट ले जाते थे तो कागज का टुकड़ा उड़ उड़ के उसमें चिपकता था, अर्थात आकर्षित होता था। ऐसा क्यों होता था? तो बाल में रगड़ने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो कि आप लोग क्लास में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का काफी कहानी है जो कि आप लोगों को क्लास में बताया गया है। तो फिलहाल में यहाँ पर समझिए। तो जब कलम को बाल में रगड़ते थे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण वस्तु पर आवेश प्राप्त हो जाता है। जब भी किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो वस्तु विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत आवेश जो है वह किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर बोल रहा है कि इसके 5 गुणों को लिखें। इसका 5 गुण कौन कौन सा है? तो सबसे पहले कई गुण है, लेकिन इसमें से 5 गुण जो है हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहला कि समान प्रकृति के आवेश के बीच विकर्षण बल एवं विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। दूसरी बात कि आवेश को ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा, रुका हुआ आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चौथा, एक समान चाल से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और पांचवा, जब किसी आवेश को त्वरित किया जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। इसके पीछे का एग्जाम्पल अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव तार और निगेटिव तार को सटाते हैं तो स्पार्क मारता है, लाइट निकलता है, वही लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है और वो आवेश के त्वरित होने के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग जो है आवेश को परिभाषित करते हैं। तो हम लोग विद्युत आवेश का परिभाषा, विद्युत आवेश इसका परिभाषा कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट का वह गुण जिस गुण के कारण ऑब्जेक्ट यानी वस्तु विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। अब इसके गुण को लिखना है तो लिख सकते हैं गुण। सबसे पहला, समान प्रकृति के आवेश के बीच विकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेश
के बीच आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। दूसरी बात, आवेश को ट्रांसफर किया जा सकता है, आवेश को ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा, रुका हुआ आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, चौथा, एक समान से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, पांचवा, जब आवेश को त्वरित किया जाता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ये रहा आवेश के 5 गुण। तो ये आवेश का परिभाषा और ये आवेश का 5 गुण है। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए और देखिए, बारीकी से नोट करते चलिएगा और आप लोगों के एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ताकि 2 अंक का प्रश्न यदि हो तो 2 में 2 अंक मिल सके। तो चलिए फटाफट पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है? वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब आवेश से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब आवेश से आप क्या समझते हैं? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 1 कूलम्ब आवेश से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? 1 कूलम्ब आवेश से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, ये
मान लीजिए कि कोई चालक तार है, कोई क्या है, चालक तार है, और इस चालक तार में 1 एम्पीयर के विद्युत धारा का प्रवाह किया जा रहा है। कितना समय में? तो समय t बराबर हो गया 1 सेकेंड। अगर किसी चालक तार के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड समय में 1 एम्पीयर की धारा का प्रवाह किया जाता है, तो चालक में उपस्थित आवेश Q जो है वह 1 कूलम्ब होगा, 1 कूलम्ब होगा। ठीक है, चालक में उपस्थित जो आवेश होगा वो कितना होगा, 1 कूलम्ब। अब इसका परिभाषा कैसे बोल सकते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि किसी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये वाले भाग को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, तो यदि किसी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड समय में 1 एम्पीयर की धारा का प्रवाह होता है, तो चालक में उपस्थित आवेश 1 कूलम्ब कहलाता है। चलिए हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम बनाने के बाद लिखना है, यदि किसी चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड समय में 1 एम्पीयर की धारा का प्रवाह किया जाता है तो तार में उपस्थित या चालक में उपस्थित आवेश को 1 कूलम्ब आवेश कहते हैं। इसका एक और आप परिभाषा लिख सकते हैं, वो कौन सा है, ध्यान दीजिए। एक और लिख सकते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, यदि कोई ऑब्जेक्ट 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करता है तो वस्तु में यानी ऑब्जेक्ट में उपस्थित आवेश को 1 कूलम्ब आवेश कहते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, डायग्राम बनाए हुए हैं, इसके आगे कैलकुलेशन करें तो ध्यान दीजिए। देखिए, पहले आप परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद ये डायग्राम बनाइएगा, इसके नीचे में कैलकुलेशन लिखिएगा, डायग्राम के नीचे में भाषा लिखने के बाद चित्र, चित्र के बाद ये जो कैलकुलेशन लिख रहे हैं। यहां पर I का वैल्यू दे दिया है 1 एम्पीयर और टाइम दे दिया है 1 सेकेंड। आवेश का वैल्यू निकालना है, Q बराबर होता है IT। Q बराबर I का वैल्यू हो गया 1 एम्पीयर और T का वैल्यू 1 सेकेंड। Q बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 बच गया एम्पीयर इंटू सेकेंड।
और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम कहते हैं, ठीक है, कूलम्ब कहते हैं। तो यहां आप इस प्रकार से गणना कर सकते हैं। साथ साथ इस परिभाषा से एक बात और पता चला कि एक कूलम्ब आवेश में 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर धन आवेश है तो इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन निकला है, और ऋण आवेश है मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वस्तु ग्रहण किया है। तो आप इस प्रकार से एक कूलम्ब आवेश का परिभाषा दे सकते हैं। पहले डिफिनेशन लिखना है, फिर चित्र बनाना है, और फिर ये कैलकुलेशन लिखना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, हो सकता है आप लोगों से एक न्यूमेरिकल भी पूछ दे आवेश पर। जैसे क्वेश्चन हो सकता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु ऑब्जेक्ट पर -0.6 माइक्रोकूलम आवेश है तो ऑब्जेक्ट कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ऑब्जेक्ट कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। चूंकि माइनस है, माइनस लगा हुआ, इसका मतलब है कि वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, प्लस रहता मतलब वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, गिवन ये आवेश का मान दिया हुआ है और आवेश को Q के द्वारा, इसका वैल्यू 0.6 माइक्रोकूलम, माइनस ही बात को बताता है कि वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया या त्याग किया है। ये न्यूमेरिकल बनाते समय माइनस प्लस को नहीं लेंगे। Q बराबर 0.6 माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है और E का मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, जो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान है। Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E। N बराबर Q का वैल्यू 0.6 गुने 10⁻⁻6 बटा 1.6 गुने 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6/16 गुने 10⁻⁻6, 19 है माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में, 3 दूना 6, 8 दूना 16, n बराबर 3/8 गुने 10⁻13 हो जाएगा। क्योंकि 6 है माइनस में, 19 है प्लस में, आधार बड़ा वो घात जुटता है, तो -6 और +19 को जोड़ेंगे तो प्लस में 3 होगा। आप इसको 1 0 दे दीजिए तो 30 हो जाएगा, बट्टा में 8 गुने 10⁻12 बचेगा, क्योंकि 1 0 आप दे दिए। अब देखिए भाग दे दीजिए, n बराबर 8 त्रिक 24, बच गया 6 क्योंकि 30 था, तो 8 सते 56, 60 था, तो 8 सते 56 और 8 सते 56, तो उधर बचा कितना 4, तो 8 पंचे 40 गुने 10⁻12, यही हमारा आंसर होगा। मतलब वस्तु 3.75 गुने 10⁻12 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, जिसके कारण इस वस्तु पर आवेश -0.6 माइक्रोकूलम प्राप्त हुआ है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जब भी न्यूमेरिकल इस टाइप से पूछे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो रोककर फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको नोट कर लिए हैं, तो अब हम लोगों का
अगला टॉपिक है, देखिए कई बार घर्षण विधि, आवेशित करने की घर्षण विधि पूछ चुका है। तो घर्षण विधि पूछ चुका है तो संभावना है कि इस बार चालन विधि पूछे। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन करेंगे, आवेशित करने की चालन विधि। चालन विधि, आवेशित करने की चालन विधि का। तो आवेशित करने की चालन विधि में क्या है कि जो वस्तु चार्ज है उसको, जो वस्तु डिस्चार्ज है उसको चालक तार की सहायता से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप चार्ज वस्तु से आवेश निकलकर डिस्चार्ज वस्तु में चला जाता है, जिसके कारण डिस्चार्ज वस्तु भी चार्ज हो जाता है। बात नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं है। जैसे यहां पर समझिए, मान लीजिए यह कोई वस्तु है और इस वस्तु पर चार्ज है, कोई भी चार्ज ले सकते हैं। एक कोई दूसरा वस्तु है जिस पर चार्ज नहीं है, मतलब ये वस्तु चार्ज है और ये वस्तु डिस्चार्ज है, ये वस्तु डिस्चार्ज है। अब हमें इसे चार्ज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वस्तु को, यानी चार्ज वाले वस्तु को और डिस्चार्ज वाले वस्तु को चालक तार की सहायता से जोड़ देंगे। जहीं जोड़ेंगे तो आवेश ट्रांसफर होगा और इस वस्तु पर भी आवेश आ जाएगा। मतलब कि जो चार्ज था, डिस्चार्ज था, वो भी चार्ज हो गया। और चार्ज तो चार्ज रहेगा ही, क्योंकि चार्ज वाले वस्तु से सब के सब आवेश ट्रांसफर नहीं होता है। अगर यह दोनों का समान आयतन है तो दोनों में जब आवेश बराबर बराबर हो जाएगा तब आवेश का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। जैसे एक समान आयतन का दो टंकी हो और एक दूसरे के पेंदी से कनेक्ट कर दिया जाए, एक में पानी भरा हो दूसरा खाली हो, तो भरा हुआ टंकी से पानी ट्रांसफर होगा खाली वाली टंकी में। कब तक होगा? जब तक कि पानी बराबर हो ना जाए। सेम वही कंडीशन यहां होगा। अब देखिए चालन विधि का डिफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि चालन विधि से डिस्चार्ज वस्तु को चार्ज करने के लिए चार्ज वस्तु और डिस्चार्ज वस्तु को चालक तार से जोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप चार्ज वस्तु से आवेश डिस्चार्ज वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है और डिस्चार्ज वस्तु चार्ज हो जाता है। तो चलिए हम लोग चालन विधि का चर्चा करते हैं। हम लोग कह सकते हैं चालन विधि से डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट को, यानी वस्तु को चार्ज करने के लिए, चार्ज करने के लिए चार्ज वस्तु और चार्ज ऑब्जेक्ट यानी वस्तु और डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट को चालक तार से जोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप चार्ज वस्तु से चार्ज ऑब्जेक्ट से आवेश निकल कर डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट में
डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट में चला जाता है, चला जाता है, जिसके कारण डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। अब देखिए ये भाषा लिखने के बाद ये डायग्राम को बना लेंगे, कंप्लीट हो गया। बताइए यदि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है क्या? समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल भाषा के यूज किए हैं। तो ये भाषा लिखने के बाद ये डायग्राम को बना लीजिए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे, वीडियो को रोक करके बना लीजिए और हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है समझिए। आवेश का आयतनिक घनत्व के बारे में पिछले बार पूछा जा चुका है, तो ये बात क्लियर है कि आवेश का आयतनिक घनत्व नहीं पूछेगा। तो इस बार आवेश के क्षेत्रीय घनत्व, जिसको पृष्ठीय घनत्व भी कहते हैं, उसे पूछने का चांस बनता है। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के क्षेत्रीय यानी पृष्ठीय भी जिसको बोलते हैं, क्षेत्रीय घनत्व से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है, आवेश के क्षेत्रीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते किसे हैं? तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होता है उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा कहना कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। बाकी आप वस्तु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग इसका परिभाषा बोल सकते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा? सिग्मा के द्वारा। अब देखिए सिग्मा बराबर क्या होगा? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है,
इसका एसआई मात्रक, आवेश का कूलम क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका सीजीएस मात्रक कूलम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और विमीय सूत्र आवेश का होता है आईटी या एटी और क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, यानी इसका मतलब इसका विमीय सूत्र हो जाएगा आईटी एल इनवर्स 2 या एटी एल इनवर्स 2। तो चलिए हम लोग जो है इसका डिटेल लिखते हैं। तो हम लोग इसके नीचे लिखेंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। फिर इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पुनः इसका आगे पॉइंट लिखेंगे, इसका सीजीएस मात्रक कूलम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और अगला पॉइंट, इसका विमीय सूत्र आईटी एल इनवर्स 2 या एटी एल इनवर्स 2 होता है। तो यहां तक आप इस प्रकार से लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ परिभाषा लिखकर छोड़ देते हैं, सिर्फ परिभाषा लिखते हैं, फॉर्मूला और ये डिटेल इसका नहीं लिखते हैं, तो आपको 2 अंक नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो परिभाषा के साथ साथ आपका फॉर्मूला और ये जो पॉइंट है, जैसे कौन सी राशि, एसआई मात्रक, विमीय सूत्र, सीजीएस मात्रक, ये सब लिखना जरूरी है ताकि आप लोगों को 2 में 2 अंक मिल सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया क्या? हो गया, तब हम इसे इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे पूछने की संभावना है कि कूलम के नियम का समीकरण लिखे एवं इसके सीमाओं को लिखे, यानी कूलम के नियम की सीमाओं को लिखे। तो हम लोग क्वेश्चन क्या है, कूलम के नियम, कूलम के नियम के समीकरण एवं सीमाओं को लिखे। क्या क्वेश्चन है? कूलम के नियम के समीकरण। तो सबसे पहले कूलम के नियम का समीकरण F बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कोष्ठ में लिख लीजिएगा हवा के लिए, हवा के लिए जब माध्यम हवा हो, और F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये जो है ये है अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम
माध्यम के लिए। अब देखिए ये तो समीकरण हो गया, फिर बोला सीमाओं को लिखे, तो ये स्टार देखिए नीचे लिखेगा सीमा। अब सीमा क्या है? सबसे पहला कूलम्ब का नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। दूसरी बात, कूलम्ब का नियम कूलम्ब का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। लागू होता है। तीसरा, कूलम्ब का नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। अधिक दूरी के लिए लागू होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो आप इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए लिख लिए हैं, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन। विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध, इसे बताने के लिए हम लोग सबसे पहले दो वस्तु को लेते हैं। मान लेते हैं कि इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है एवं इसका द्रव्यमान m2 है, और इस पर आवेश q1 है, इस पर आवेश q2 है, और दोनों को r दूरी पर रखा गया है। अब चूंकि q1 और q2 आवेश है, तो दो आवेश के बीच जो बल लगता है वही तो विद्युत बल होता है, और दो द्रव्यमान के बीच जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे q1 तथा q2 आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल Q1 और Q2 आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण 1। ये विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए F ही लिख लिए। फिर लिखेंगे M1 तथा M2 द्रव्यमान के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है Fg बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर, समीकरण हो जाएगा 2। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड,
समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ, तो हो जाएगा FE बाई FG बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई G M1 M2 बट्टा R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, FE बाई FG बराबर K Q1 Q2 बट्टा G M1 M2। ये हो गया विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध। तो चलिए फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। पहले इसको चित्र बनाइए, ये लिखे फिर ये लिख लीजिए। चलिए लिख लिए हैं, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, विद्युत तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत तीव्रता से आप क्या समझते हैं? अब देखिए तीव्रता पहले कहते किसे? अब एक बात बताइए, ये Q आवेश है, तो इसका एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जहां तक वह किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है। यह कोई दूसरा आवेश है Q0, क्षेत्र से बाहर है। तो बताइए यह आवेश इस पर बल लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा, क्योंकि यह आवेश इसके क्षेत्र से बाहर है। अब इसी आवेश को हम यहां ले आते हैं क्षेत्र में, तो बताइए अब बल लगाएगा क्या? लगेगा, इसके द्वारा इस पर बल लगेगा। तो इस आवेश के द्वारा इस पर जो बल लगेगा इसी को कहते हैं विद्युत तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र में, जो कि इसका है, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत तीव्रता कहते हैं। अगर धन आवेश रहेगा तो विद्युत तीव्रता की दिशा होगा बाहर की ओर, और ऋण आवेश रहेगा तो विद्युत तीव्रता की दिशा होगा अंदर की ओर, यानी आवेश की ओर। तो चलिए हम लोग जो है इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि विद्युत तीव्रता कहती किसे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। विद्युत तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर E के द्वारा सूचित किया जाता है। वेक्टर E बराबर प्रति एकांक आवेश पर, कौन सा आवेश था जिसको ला रहे थे वो आवेश यहां होगा, लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए इस पर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगेगा। इसमें ये तो वेक्टर फॉर्म में रहा, इसका अगर स्केलर फॉर्म में लिखे सिर्फ परिमाण, तो E बराबर हो जाएगा F और बट्टा में Q0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यह कौन सी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा धन आवेश के लिए बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर होता है। तो लिखते हैं यह एक अदिश राशि है, सॉरी गलत, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है क्योंकि
इसकी दिशा धन आवेश के लिए धन आवेश के लिए बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के लिए अंदर की ओर होता है। अब इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो बल का न्यूटन, आवेश का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। लिखते हैं इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये मात्रक याद रखिए, बराबर ही पूछा जाता है। कभी कभी क्रॉस करके एफ बराबर भी पूछ देगा। विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल है तो बल एफ बराबर पूछेगा तो क्या होगा? ई क्यू हो जाएगा। उसके बाद इसका बीमीय सूत्र, तो बल का बीमीय सूत्र होता है ml t इनवर्स 2 और आवेश का होता है आई टी या एटी। तो ये हो जाएगा ml t पर पावर 1 नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस और 2 माइनस ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा -3 I इनवर्स। यानी इसका बीमीय सूत्र ml t इनवर्स 3 I इनवर्स। अगर I न लेकर a ले तो ml t इनवर्स 3 a इनवर्स हो जाएगा। तो लिखते हैं इसका बीमीय सूत्र ml t इनवर्स 3 I इनवर्स या ml t इनवर्स 3 a इनवर्स होता है। चलिए ये रहा, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए और इसी प्रकार से बारीकी से लिखना है। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो सिर्फ परिभाषा देकर निकलना नहीं है, नहीं तो 2 अंक नहीं मिलेगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया तो इसे इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। एकदम छोटा सा है ये। देखिए इसके लिए करना क्या है, एक आवेश लेना है तो स्वाभाविक है इसका एक क्षेत्र होगा। इसके क्षेत्र में एक क्यू नॉट आवेश को अनंत से इसके क्षेत्र में ले आइए जो कि इससे r दूरी पर है, और ये है विद्युत क्षेत्र, यह है विद्युत क्षेत्र। अब देखिए हम लोग जब ये आवेश क्षेत्र से बाहर था तो ये आवेश इस पर तो बल नहीं लगाएगा, लेकिन जब यह आवेश इसके अंदर आ जाएगा क्षेत्र के अंदर तब तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा। कितना लगाएगा देख लेते हैं। तो लिखते हैं Q आवेश के कारण
क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल का क्या फॉर्मूला है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, Q1 के जगह पे Q और Q2 की जगह पे Q नॉट और दोनों के बीच का दूरी R²। समीकरण 1। विद्युत तीव्रता के परिभाषा से, विद्युत तीव्रता के परिभाषा, विद्युत तीव्रता के परिभाषा से, विद्युत तीव्रता के परिभाषा से E बराबर है F बट्टा Q नॉट। अब देखिए E बराबर F का वैल्यू क्या आया है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बट्टा R² आया है। फिर बट्टा में Q नॉट, ये वाला Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R² बच गया। यही व्यंजक होगा विद्युत तीव्रता का। तो चलिए फटाफट ये चित्र बनाइए और ये छोटा सा कैलकुलेशन है लिख लीजिए। कभी कभी 2 अंक में ये भी पूछ देता है और इस बार भी पूछने का चांस बनता है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए हैं तो अभी से इरेज कर लेते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा क्या है, क्या है तथा इसके 3 गुण को लिखे, गुण को लिखे। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो विद्युत बल रेखा क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके कारण एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है। जैसे एक बात बताइए कि मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है और इसे हमें खींचना या धकेलना होती है, इसके लिए हमें संपर्क में आना होगा। तो यह हो गया संपर्क बल। एक होता असंपर्क बल। तो वैज्ञानिक सबका मानना है, जैसे आवेश तो असंपर्क बल होता है, वो बिना टच किए हुए ही फोर्स लगाता है। तो वैज्ञानिक सबका मानना है कि जितने भी असंपर्कीय बल है सब में एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके द्वारा बल लगता है, जो दिखाई नहीं देता है। उसी बल को कहते हैं विद्युत बल रेखा। तो क्या है विद्युत बल रेखा का डिफिनेशन? कह सकते हैं कि यह एक काल्पनिक, यह एक काल्पनिक रेखा होता है, यह एक काल्पनिक रेखा होता है जो पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होता है एवं नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में समाप्त हो जाता है। तो यह क्या है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होता है, नेगेटिव चार्ज में समाप्त हो जाता है। फिर बोला इसके 3 गुण को लिखे। चलिए हम इसके लिखते हैं गुण, ठीक है। अब ये गुण क्या है? सबसे पहला, यह पॉजिटिव चार्ज से उत्पन्न होता है एवं नेगेटिव चार्ज में समाप्त हो जाता है, समाप्त हो
जाता है, पहला गुण। दूसरा, विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, काटता नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता है। तो दूसरा गुण है विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, नहीं करता है। और तीसरा, विद्युत बल रेखा संतत होता है, अर्थात अचानक नहीं टूटता है, यह अचानक नहीं टूटता है। तो विद्युत बल रेखा क्या होता है? संतत होता है, अर्थात यह अचानक नहीं टूटता है। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिए हैं। तब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? देखिए पहले तो समझिए कि विद्युत फ्लक्स कहते किसे। मान लीजिए कि कोई बंद सतह है और वह विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस बंद सतह से लंबवत जितना विद्युत बल रेखा गुजरेगा उसी की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक और परिभाषा है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो इस आधार पर भी हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं कि विद्युत तीव्रता वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी एस, और डॉट को अदिश गुणनफल कहते हैं, तो अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ड डिफिनेशन हुआ। चलिए हम दोनों डिफिनेशन की चर्चा करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक और इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, विद्युत तीव्रता वेक्टर ई एवं क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी एस के अदिश गुणनफल को
विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई या साई ई के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा? तो फाई या साई के द्वारा सूचित किया जाता है। फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, एक ये फॉर्मूला हो गया। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि डॉट को हटाते हैं तो आता है cos थीटा। तो आप यहां पर फाई ई बराबर ई डी एस cos थीटा भी लिख सकते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, चलिए समझते हैं। पॉइंट आप लोग इसके नीचे लिखेंगे, हम यहां लिख देते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो लिखेंगे इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है। विमीय सूत्र, न्यूटन बल का होता है एम एल टी इनवर्स 2 मीटर, क्षेत्रफल का उसका एल स्क्वायर, कूलम है आवेश का, इसका होता है आई टी इनवर्स है तो इनवर्स। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एम एल स्क्वायर को एल से गुना कीजिएगा एल क्यू टी पर पावर -2 -1 -3 और ये हो जाएगा आई इनवर्स। यानी इसका विमीय सूत्र एम एल क्यू टी इनवर्स 3 आई इनवर्स होता है। आई के जगह पे ए भी मिल सकता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि आवेश का विमीय सूत्र आई टी या ए टी होता है, तो इसीलिए आप एम एल क्यू टी इनवर्स 3 आई इनवर्स या एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स आप लिख सकते हैं। चलिए फटाफट इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए सबका एक नोट्स बना लीजिए, ज्यादा नहीं, 10 पेज के अंदर में जो है आप लोगों को नोट्स बन जाएगा और उसको बार बार याद करते रहिए। भूल जाए कि कैसे बताए तो आप एक बार वीडियो को डबल स्पीड करके भी देख सकते हैं। नोट्स बनाते चलेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय को लिखे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। गॉस के प्रमेय को लिखे, गॉस के प्रमेय को लिखे। अब ये गॉस का प्रमेय क्या है? तो चूंकि अभी विद्युत फ्लक्स पढ़ाए थे तो उसमें एक डिफिनेशन था कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाली विद्युत वलेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गॉस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि विद्युत वलेखा तो दिखाई देता नहीं है, तो काउंट कैसे करेंगे कि भाई कितना विद्युत वलेखा गुजरा। तो फिर उन्होंने एक अलग बात दिया, ये फ्लक्स का ही निकालने का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होगा वह सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। चलिए लिखते हैं क्या उन्होंने कहा। तो लिखते हैं गॉस के
अनुसार, गॉस के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से लंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि कुल फ्लक्स जो होगा, कुल निकालने के लिए इंटीग्रेशन फाई, कुल फ्लक्स जो होगा विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का, तो मान लेते हैं कि सतह के अंदर कुल आवेश है Q, मान लेते हैं कुल आवेश है Q का 1/ε0 क्या होता है, गुना होता है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन फाई ई बराबर Q को 1 से गुना करेंगे Q बट्टा में ε0। तो गॉस ने क्या फॉर्मूला दिया, इंटीग्रेशन फाई बराबर Q बट्टा ε0। आप लोगों को कहीं कहीं फाई ई बराबर Q बट्टा ε0 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आप ये ही याद रखिए और ये भी याद रखिए, चूंकि ज्यादातर इसके एप्लीकेशन में ये फॉर्मूला यूज है। ये रहा गॉस का प्रमेय, बेहद आसान है। तो चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिएगा याद हो जाएगा। जितना आज पढ़ा रहे हैं सबका एक नोट्स बने, नोट्स बनाने के बाद सुबह में इसको याद कीजिए, 3 बजे सुबह में उठ करके याद कीजिए और याद कीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। देखिएगा 5 से 10 दिन में जो है आपको लगने लगा कि हम तो बहुत कुछ सीख गए। ठीक है, तो पढ़िए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसको नोट कर लिए हैं तो आज हम लोग 12 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखें, फिर अगले क्लास में देखेंगे लगभग 50 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को बताएंगे और 17 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को बता चुके हैं, 3 और हम बताएंगे। ठीक है, 3 और हम लोग जो है इसको देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतरीन तैयारी करेंगे ताकि हम लोग का बहुत अच्छा नंबर आ सके। और अभी कोशिश कीजिए सुबह में उठें, पढ़ें, क्योंकि सुबह में क्या होता है कि साउंड पोल्यूशन वगैरह बहुत कम होता है, जिसके कारण आप जो भी याद कीजिएगा वो याद जल्दी होगा और ज्यादा समय तक याद रहेगा। और जो याद कर लिए हैं उसको बार बार 2 दिन 3 दिन पर जो एक बार और रिपीट कर लिया कीजिएगा, ताकि वो जो आप याद किए हो वह ज्यादा समय तक याद रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज याद हो गया और उसको छोड़ दिए, पता चला वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो वहां पे भूल गए कि क्या याद किए थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी याद कर लिए तो उसको एक बार रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, ताकि जो है वो आप लोग का अप टू डेट रहेगा, अपडेट रहेगा, और जब हम पढ़ने के लिए बैठे या लिखने के लिए बैठे तो आराम से जो है उसको आंसर दे सके। और अपने मन में ही क्वेश्चन को ढूंढिए, क्वेश्चन कीजिए और अपने मन में ही उसका जवाब दीजिए। ये सबसे बेहतरीन है। याद करने के बाद अपने मन से क्वेश्चन कीजिए और अपने मन से जवाब दीजिए। तो ऐसे करने से जो है बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा और बहुत अच्छा अंक भी आएगा। तो आशा है कि आज जो भी हम लोग पढ़े हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।